गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में समझाया और क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में भी समझाया, कैसे होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है। आज मैं आपको बताऊंगा रेनबो। ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो बरसात होने के बाद जब सन निकलता है तो ये सन के ऑपोजिट के अंदर आसमान में 7 रंग का, जिसको हम इंद्रधनुष भी कहते हैं, वो बनता है। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मीन्स बैंड ऑफ 7 कलर्स है जो आसमान में बनता है जब बरसात होती है। बरसात होने के बाद जब रुकता है तो जो सन का है उसके ऑपोजिट में, सन किधर है तो उसके ऑपोजिट के अंदर ये बनता है, जिसको हम रेनबो या इंद्रधनुष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स वो आसमान में रह जाते हैं बरसात होने के बाद, जो एक प्रिज्म की तरह से बिहेव करते हैं। और वो किस प्रकार बिहेव करते हैं वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, अब यहाँ देखो, मैंने अभी आपको बताया रेनबो इज ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू सन। सन के ऑपोजिट के अंदर ये बनता है। इस तरह से इंद्रधनुष 7 रंगों का एक धनुष टाइप में आसमान में बनता है। नेचुरल फेनोमेना है ये, ठीक है जी। इसके अंदर 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं रेनबो को फॉर्मेट करने के लिए, यानी कि इंद्रधनुष बनने में 3 चीज़ों का विशेष सहयोग होता है। नंबर 1 डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब है लाइट का स्कैटर हो जाना, डिस्पर्स हो जाना, अलग अलग एंगल से डेविएट, जो कि कल मैंने आपको समझाया था। दूसरा होता है रिफ्लेक्शन, जब किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाती है तो रिफ्रैक्ट होता है। तीसरा होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कल मैंने आपको बताया था। तो इन 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं रेनबो बनने में। पहली होती है डिस्पर्शन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ कलर्स। दूसरा होता है रिफ्लेक्शन, अर्थात एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो रिफ्लेक्ट होती है। और तीसरा होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि कल मैंने आपको समझाया था। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो, सम वाटर ड्रॉपलेट्स, कुछ पानी की बूंदें सस्पेंडेड इन एयर आफ्टर रेन, बरसात के बाद वो सस्पेंड रह जाती है, यानी कि आसमान में ही लटकती रहती है। दिस ड्रॉपलेट्स बिहेव लाइक अ प्रिज्म, प्रिज्म की तरह से ये बिहेव करती है। जैसे कल हमने बताया था कि प्रिज्म के अंदर से जब वाइट लाइट हम डालेंगे तो 7 कलर्स का हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो उसी प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, जिससे रेनबो बनती है। व्हेन लाइट इंटर्स द रेन ड्रॉप्स, जब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सन है, यहाँ से वाइट लाइट जाती है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, यहाँ जाएगी। जब इस मीडियम से इस मीडियम में ये जाएगी तो रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी तो अलग अलग एंगल से डेविएट हो जाएगी ये रेस, जिससे हमें 7 कलर्स दिखाई देंगे। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है स्पेक्ट्रम की। उसके बाद ये टोटल का मतलब यही इसी मीडियम में मुड़ जाना, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर टोटल रिफ्लेक्शन हो गई। यहाँ करके फिर बाहर वाले मीडियम में जब आएगी तो फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस पॉइंट पे आके फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ऊपर ये रेड होता है, रेड कलर सबसे कम डेविएट रेड कलर होता है और सबसे ज़्यादा डेविएट वायलेट कलर होता है। कल मैंने बताया था कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है जी। तो जितना भी एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा उतनी ही वेवलेंथ उसकी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होती है और सबसे कम इसकी होती है। यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, तो एक्चुअल में तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आसमान में रहते हैं ये उसमें बनता है इंद्रधनुष के जरिए से। तो क्या होता है कि ये सूर्य से जब वाइट लाइट जाती है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स के सरफेस पे टकराती है तो रिफ्रैक्ट होकर उसके अंदर जाएगी और यहाँ पर ये डिस्पर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट के बाद डिस्पर्स, अलग अलग एंगल से डेविएट होगी, जिससे ये कलर बुक बन जाएगा। उसके बाद ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद फिर इस ड्रॉपलेट से बाहर आएगी तो क्या होगा कि ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ देखने वाला है उसको ये 7 कलर दिखाई देंगे। मैंने कहा था
कि ये अपोजिट टू सन बनती है। अब देखो सामने ये सन है, सन इधर है, देखने वाला ही घर है, और बन कहाँ रही है सामने, यानी कि अपोजिट टू सन बनती है। ठीक है जी। अब इसके बाद उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं। डिफरेंट लेयर्स जैसे कि सबसे ऊपर के जो एटमॉस्फेयर सूर्य के आसपास है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक जो है ज़्यादा गर्मी होगी, और उससे जितना दूर होते जाएंगे उतना ही हॉट कम होती चली जाएगी, गर्मी कम होती चली जाएगी, जिससे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है और उसकी जगह पे ठंडी हवा जो एयर होती है वो चली जाती है। इस तरह से डिफरेंट लेयर्स बनती है। रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी जो रिफ्रैक्शन है उनके कारण, अब ये रिफ्रैक्शन क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, अर्थात जब वो हवा हॉट एटमॉस्फेयर में हॉट एयर्स होती है तो रेयर बन जाती है, हल्की होती हैं। अब जब उसमें डेंसर में आती है तो वो रिफ्रैक्ट होती चली जाती है। क्या होती चली जाती है? रिफ्रैक्ट। इसीलिए एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होता है। देखो, अपरेंट फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड ए हॉट ऑब्जेक्ट, फायर या उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से वो फ्लिकरिंग में दिखाई देंगे, अपरेंट फ्लिकरिंग होगी, और जो स्टार्स नियर हॉरिजन के नियर होंगे उनकी एक्चुअल पोजीशन से अपरेंट पोजीशन में दिखाई देंगे। एक्चुअल पोजीशन उनकी कहीं होगी और दिखाई देंगे वो थोड़ा सा ऊपर। वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सन सुबह जब सूर्य निकलती है, निकलने से पहले जब वो हॉरिजन के नीचे होती है तो 2 मिनट पहले हमें दिखाई देने लगती है, और जब अस्त होती है, सेट होती है, तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देती है। यानी पर डे हमें 4 मिनट ज़्यादा इसका समय होता है। उसका कारण होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि उसकी एक्चुअल पोजीशन कहीं होती है, अपरेंट पोजीशन कहीं होती है, इसलिए वो दिखाई देने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देगी, और अस्त होने के बाद भी 2 मिनट तक उसका प्रकाश हमें दिखाई देता रहेगा। ये इसका कारण है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, सन जो है कि डिस्क जो है जो फ्लैट दिखाई देती है वो इसी की वजह से दिखाई देती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स इनके हैं जो आपने समझ लिए होंगे। अब इसके बाद पॉइंट 1, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आग के पीछे किसी भी हॉट सरफेस के पीछे रखा जाएगा तो फ्लिकर करता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, जब हवा के अंदर से उसको देखेंगे तो वो फ्लिकर करता हुआ नजर आएगा। उसका कारण है कि जहाँ पर वो हॉट है या जो गर्म चीज़ वहाँ पर है, फायर है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो रेयर मीडियम हो जाता है। जब डेंसर मीडियम से तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से वहाँ पर वो फ्लिकर करता हुआ नजर आएगा। देखो, द एयर अबव हॉट सरफेस, जो गर्म सरफेस है उनके ऊपर की हवा होती है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठेगी। जैसे गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी और ऊपर की ओर उठेगी, और जो उसका स्पेस बनेगा उस पर कौन सी हवा आ जाएगी? कोल्ड एयर उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। अब क्या होता है कि जो हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोल्ड एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड एयर। तो इसी कारण से क्या होगा कि जो मीडियम की फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो एक जैसी नहीं रहती है। कारण कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। ड्यू टू चेंजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम द लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जो लाइट है ना वो अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई, क्योंकि वो जिगजैग हो जाती है, इस तरह से आती हुई नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि जो अपरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट की है वो फ्लक्चुएट करेगी, कभी इधर थोड़ा सा ऐसे ऐसे फ्लिकर करती हुई नजर आएगी, फ्लक्चुएट करेगी अपरेंट पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है, अपरेंट पोजीशन कुछ एक्चुअल जहाँ पर है वहाँ नहीं। मान लो स्टार यहाँ पर है, यहाँ पर स्टार है लेकिन वो दिखाई यहाँ पर दे रहा है, ये इसकी अपरेंट पोजीशन है, इसकी रियल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है और चेंजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम की वजह से ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखिए, स्टार्स व्हेन सीन नियर द हॉरिजन, जो हॉरिजन के नजदीक जो स्टार्स होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर, ये है अपरेंट स्टार पोजीशन।
ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि इनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे की ओर, ऊपर कम होता है और नीचे की ओर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता हुआ चला जाता है और डेंसिटी भी बढ़ती हुई। एक्चुअल पोजीशन तो ये है, और यहाँ पर अर्थ के ऊपर आदमी जब इसको देख रहा है तो ये ऐसे ऐसे करके आते हैं। देखो जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी। तो यूँ करती करके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होते होते वो ये दिखाई देगी, लेकिन वो देखने वाले को कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा। एक्चुअल पोजीशन ये है, एपरेंट पोजीशन ये है। ये किस कारण से है कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का है वो ऊपर से जो नीचे की ओर आएंगे, टॉप से बॉटम की ओर आएंगे तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी और डेंसिटी भी इसकी बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि ऊपर रेयर मीडियम होता है और नीचे डेंसर मीडियम होता है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर रेज ऑफ लाइट आती हैं तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर, जैसे नॉर्मल बना रखे हैं तो जैसे ही आएगी तो इधर बेंड होती चली जाएगी, बेंड होते 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 वो यहाँ पहुँचेगी और वो यहाँ नजर आएगा। ठीक है जी। तो इसी कारण से जो स्टार जो है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर, नज़दीक होते हुए भी ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। अर्थ ओरिजिन के जो अर्थ के नज़दीक है उनकी भी डिस्टेंस दूर नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस सनराइज। देखो 2 मिनट पहले सूर्य अपीयर होता दिखाई देता है एक्चुअल सनराइज से, और 2 मिनट बाद वो सेट होता है। देखो जब सन यहाँ होता है, राइजिंग सन यहाँ होता है, तो जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर, यहाँ तो सीधा कोई नहीं, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर के कारण ये ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता जाता है। ऑब्जर्वर यहाँ अर्थ पर है, सन यहाँ है, तो जैसे जाएगा तो ये यहाँ नजर आएगा सन का एपरेंट पोजीशन। तो 2 मिनट पहले ही, इसके राइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखना शुरू हो जाएगा। यही है जब सन सेट होता है तो सेट हो जाता है वो यहाँ चला जाता है, लेकिन वही है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वो हमें यहाँ पर नजर आता है जबकि वो सेट हुआ होता है। तो 2 मिनट पहले दिखाई देता है उदय होने से, राइज होने से, और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ये इस वजह से होता है एडवांस सनराइज। अब है जी नंबर 1, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स हमारे से बहुत दूर हैं तो हमें बिल्कुल पॉइंट साइज है, बहुत बड़े, सन से भी बड़े स्टार्स हैं, लेकिन हमें क्या है कि वो पॉइंट, उनका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ऐसा लगता है जैसे एक पॉइंट से आ रहा है। इसके जो सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ की एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी वो चेंज होती रहती है, ऊपर से नीचे की ओर इंक्रीज होती रहती है। ऊपर क्या है, द लाइट फ्रॉम स्टार्स अपीयर्स टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन से। उसका कारण है अभी मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आएंगे तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो एक्चुअल उनका, क्योंकि वो पॉइंट साइज सोर्स है, इसलिए क्या होगा, वो फ्लिकर करेंगे यानी ट्विंकलिंग करते हुए नजर आएंगे और वो एक जगह पर नहीं दिखाई देंगे, इस अलग अलग डायरेक्शन से आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट ना होने की वजह से, ये है उसकी डिफरेंट लेयर्स की वजह से, कि सूर्य के नज़दीक जो है वहाँ ज़्यादा गर्मी है, वहाँ रेयर मीडियम है, जैसे अर्थ की ओर आएंगे तो वहाँ गर्मी कम हो जाएगी, वहाँ डेंसर मीडियम है, इसलिए एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन होता है। और इसी कारण से जो अपरेंट पोजीशन है वो स्टार्स की वो फ्लक्चुएट करती है, जिस कारण से चेंजिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो अमाउंट ऑफ लाइट हमें स्टार्स की ओर से आता है वो वेराई करता है, चेंज होता रहता है, इसी कारण से ये ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है जी, द स्टार्स अपीयर ब्राइट व्हेन मोर लाइट फ्रॉम स्टार रीचेज। और क्या होता है कि जब ज़्यादा लाइट आती है तो हमें वो ब्राइट नजर आते हैं, लेकिन जब वो लाइट कम आती है क्योंकि वो जिगजैग करती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, या ये समझो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से, तो कभी वो डिम नजर आएंगे, कभी वो ब्राइट। जब वो सीधा हमारी आंखों में पड़ता है तो ब्राइटनेस दिखाई देती है, और वो फ्लक्चुएट करता है तो डिम दिखाई देता है।
इसे ब्राइटनेस और डिम दिखाई देने को ही हम ट्विंकलिंग कहते हैं। इसी कारण से जो स्टार्स है वो कभी डल कभी लेस अमाउंट ऑफ विच इज अराइज। इसी कारण से इस इफेक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का काम हम कल करेंगे। हैव ए नाइस डे।